हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो आखिरी विषय यानी आखिरी टॉपिक हमने देखा था इंडियन ज्योग्राफी का। देखो, हालांकि अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो अभी एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है। उसके बाद कौन सा टॉपिक, जैसे जनजाति, जनसंख्या, तो उसके कुछ नहीं है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ पॉइंट हैं, वो हमारे एमपीपीएससी के हिसाब से और यूपीएससी के हिसाब से इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, उसमें जो भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे साक्षरता दर कितनी है, घनत्व कौन से राज्य का ज़्यादा है, कौन से राज्य का घनत्व कम है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आगे है, सबसे बड़ा है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। उसमें समझाने की ऐसी कोई चीज़ नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया। फिर कुछ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विश्व के भूगोल से पूछे जाते हैं। विश्व के भूगोल को हम पूरा कवर करेंगे। ओके, पूरा कवर का मतलब हम आज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सौरमंडल। ओके, सौरमंडल के बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। महासागर पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, जो जो क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने कहीं पढ़े भी होंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरी क्लासेस ले रहे हैं वो पिछली वीडियो जाकर देख ले कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, कंटेंट डिलीवर करने का तरीका है, वो हम कैसे देते हैं और हम कैसे आपको पढ़ाते हैं, और जो हमारा तरीका है क्वेश्चन कवर कराने का या कंटेंट से क्वेश्चन निकालने का, वो सब हम पीछे वीडियो में सब समझ चुके हैं। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। विश्व के भूगोल में जो हमारा सबसे पहले टॉपिक यानी पहला नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे यानी कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन मैं आपके लिए या ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा कि आपको कहीं और से खोजना पड़े। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूपीएससी वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये सौरमंडल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? सौरमंडल से या ब्रह्मांड से संबंधित जो भी अभी खोजें हुई हैं, जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, या भी कोई भी सैटेलाइट वगैरह हो, कोई भी नया तारा हो, कोई भी नई सेंचुरी हो, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे ब्रह्मांड और सौरमंडल से। क्योंकि हम बहुत सालों से ब्रह्मांड और सौरमंडल पढ़ते जा रहे हैं और बहुत सालों से इससे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन अब कहाँ से बनाएंगे वो नए नए क्वेश्चन? तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछने लगे हैं। ओके, तो फिर से मैं बता दूं कि आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्लास से मेरी ले रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारे के एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट ये क्लास ले सकते हैं। ओके, आपके मन में कहीं ये चीज़ आ रही हो कि पता नहीं ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़े कि नहीं पढ़े, तो आप पढ़ सकते हैं, निश्चिंत पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो बिल्कुल मैं जो भी स्टूडेंट, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपकी ये पहली क्लास है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं एक एक चीज़ आपको बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपको कोई भी ऐसा मन में ना आए कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, आप कंटेंट कैसे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से तात्पर्य यह है कि हम सौरमंडल पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, है ना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग है। जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको समझाने के लिए। अगर कहीं आपके मेंस में, क्योंकि एमपीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन मैं कुछ नहीं बोल सकता, कहीं से भी क्वेश्चन पटक देते हैं। इस बार आप मेंस के क्वेश्चन देखिए, अगर मैं उनको भी दूं,
जिन्होंने पेपर बनाया, हालांकि वो तो उन्होंने पता नहीं कौन से, अगर कोई जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था थट्टा थट्टा करके कुछ था, तो ये क्वेश्चन मैंने सर्च किया, कहीं तो कुछ निकल के आ रहा है, कहीं कुछ निकल के आ रहा है। तो ऐसे बेवकूफ़ हो, ऐसे क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बनाए उन्होंने जिसकी कोई हद नहीं है। और सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। देखिए, कई आकाश गंगा यानी गैलेक्सीज मिलकर, अर्थात सूक्ष्म अणुओं से मिलकर एक जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रह्मांड बोल देते हैं। सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जो सौर मंडल है वो ब्रह्मांड का क्या एक हिस्सा है। इसकी संरचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौर मंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हैं। यानी सारे ग्रह कितने द्रव्यमान से बने? 1% द्रव्यमान से। जैसे हम यहाँ पर सौर मंडल पढ़ते हैं, जैसे हमारी जो निहारिका है उस निहारिका का एक सौर मंडल है, वो कौन सा है? ये सौर मंडल है। ऐसे ही कई लाखों अरबों निहारिकाएं हैं और कई अरबों मिलियन क्या हैं? सौर मंडल है। ठीक है। अब सौर मंडल की जो उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड, जो सौर मंडल था या जो ब्रह्मांड था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो समझिए। पहली अवधारणा है जियोसेंट्रिक, ये दी थी टॉलमी ने। किसने दी थी ये सिद्धांत या थ्योरी? टॉलमी ने। ठीक है। तो टॉलमी ने क्या कहा था, मैं आपको पहले अपनी भाषा में समझाता हूँ, फिर इस थ्योरी के अनुसार समझाता हूँ। टॉलमी ने कहा था, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे पृथ्वी क्या है? केंद्र में है और सूर्य क्या है? उसके परिक्रमा कर रहा है। अर्थात तो टॉलमी ने यह कहा था कि सूर्य केंद्र में ना होकर केंद्र में कौन है? पृथ्वी, और सारे ग्रह और सूर्य उसके क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जियोसेंट्रिक सिद्धांत। हिंदी में बोलते हैं इसको भू केंद्रित मॉडल। और ये मॉडल किसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। ओके, अब समझिए इसको। जियोसेंट्रिक या भू केंद्रित मॉडल सौर मंडल या ब्रह्मांड की संरचना का कोई सिद्धांत है जिसमें पृथ्वी को केंद्र माना जाता है। सबसे अधिक विकसित भू केंद्रित मॉडल था अलेक्जेंड्रिया के, जो टॉलमी थे वो कहाँ के थे? अलेक्जेंड्रिया के। 2री शताब्दी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसे आमतौर पर 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। हालांकि कुछ समय तक इसको स्वीकार किया गया था, यानी यही माना गया था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है। लेकिन बाद में जब कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या है? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया था कि जो सूर्य है, इस चित्र में आप देखिए, जो सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, यानी सूर्य जो है वो केंद्र में है और सारे ग्रह उसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। क्लियर? और जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत है वही सबसे सर्वमान्य है। आज तक इसी सिद्धांत के अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या दिया गया। सौरमंडल का सूर्य केंद्रित, यानी सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के, यानी इसको सूर्य केंद्रित मॉडल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? कोपरनिकस ने। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये मैं कराऊंगा सबसे बाद, मतलब इसके कराने के सबसे बाद में क्या कराऊंगा, इसके जो मुख्य तथ्य का मतलब जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन से कि सूर्य के सबसे पास का तारा या पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन सा है? सॉरी माफी चाहता हूँ, सूर्य की नहीं, पृथ्वी के सबसे पास का है ना। तो ये सब चीज़ मैं इस सब के बाद कराऊंगा। ओके। फिर उसके बाद क्या है, 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रही गतियों के नियमों की खोज की। यहाँ पर इसको कर लेना, थोड़ा इसमें एडिट कर लेना। केपलर
इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, नाम थोड़े एक जैसे मिलते हैं, ठीक है। तथा इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना, ठीक है। हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा के एकमात्र अंश है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, मतलब ब्रह्मांड में अभी भी कई आकाशगंगाओं का, सौर मंडलों का, तारों का, ठीक है, ग्रहों का निर्माण हो रहा है। ओके, चलिए फिर सौर मंडल की जो संरचना है, एक एक चीज़ समझते जाना। अगर आपको कोई भी चीज़ पूरे टॉपिक में समझ नहीं आती है तो जो चीज़ समझ नहीं आई आप उसको कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में समझाऊंगा। सौर मंडल की संरचना पढ़े तो सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी, सदृश्य ग्रह, मतलब जो दिखते हुए ग्रह हैं, ठीक है ना, अदृश्य ग्रहों की बात नहीं कर रहा है, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है। एक मिनट, ठीक है, सूर्य एक तारा, इसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो भी था, प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। ये ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परवलयाकार या दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। वृत्ताकार तो ऐसा हो गया, दीर्घ वृत्ताकार तो ऐसा होता है, ठीक है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख सोर्स है। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने जो देखा था, ये वर्तमान स्वरूप सौर मंडल का यही सर्वमान्य है, ये है। फिर ये ग्रह दिए गए हैं, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, ठीक है, फिर पृथ्वी, सारे ग्रह दिए गए। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे तारे, तारों के पास खुद की ऊष्मा और खुद का क्या होता है, प्रकाश होता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं, हम ग्रह होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी पर अगर सूर्य नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा, सूर्य आ जाएगा तो प्रकाश और ऊष्मा दोनों चीज आ जाएंगी। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य यानी प्रधान जी को, यानी सौर मंडल का प्रधान कौन है, सूर्य। तो सबसे पहले हम प्रधान जी को पढ़ेंगे। सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग कितने है, इसको कहीं कहीं 5 अरब वर्ष भी दिया गया है, कहीं कहीं इसको 4.7 अरब वर्ष भी दिया गया है। ओके, सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन, 27% भाग हीलियम से बना है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, ये दोनों मिलते हैं तो इससे क्या बनती है, सूर्य में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं 16 सेकंड भी दिया है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व पर घूमता है, पश्चिम से पूर्व, ऐसे, ठीक है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 दिवस है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा, मतलब किसका कोई उपग्रह नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है। मतलब जो वलय होता है ना, ऐसे जैसे मान लो ऐसे वलय होता है, बीच में सूर्य दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनीय क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना। तो ये सूर्य को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो नाभिक संलयन के अनुकूल है। यानी जो यहाँ पर तापमान का जो निर्माण होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन। और जो परमाणु होता है, विस्फोट होता है, उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। सूर्य के केंद्र का जो तापमान, वह तापमान से अधिक होता है,
बाह्य परत से सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर यानी दृष्टि दिखाई देता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान कहीं कहीं 6000 दिया रहता है डिग्री सेल्सियस या 5500 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको काले काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं सूर्य में, वो क्या कहलाते हैं, सौर कलंक। ओके, एक मिनट, चलिए फिर आगे क्या है इसमें, क्रोमोस्फियर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फियर में गैसों के उठते प्रभाव को स्प्यूल कहा जाता है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला की संज्ञा दी जाती है। तो सौर ज्वाला कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, क्रोमोस्फियर में। क्रोमोस्फियर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहां पर अचानक तापमान बढ़ता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाले पवन को सौर पवन कहते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। सौर ज्वाला क्या कहलाता है, किरीट क्या या कोरोना क्या कहलाता है, सौर पवन क्या कहलाते हैं। ओके, फिर फोटोस्फीयर क्या होता है। फोटोस्फीयर यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% भारीय तत्व होते हैं। फोटोस्फीयर ये सब चीज़ आप करते जाना है ना। फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फोटोस्फीयर होता है वो कौन सी सतह होती है, आंतरिक सतह होती है, बाहरी सतह होती है। ठीक है, यह फोटोन की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली ना होकर असमान है जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं, इन्हें ग्रूनल कहा जाता है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं, अभी हमने पीछे देखा था। गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहा जाता है। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो ने की थी। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ बहुत कम सुनी होंगी यानी पहली बार भी सुनी होंगी। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अर्थात आज हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कल से हम पढ़ेंगे ग्रह क्या होते हैं, पहले हम कौन से ग्रह को स्टार्ट करेंगे, सारी एक एक चीज़ हम कल क्लियर करेंगे। ओके, बस आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है। मैंने आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर की बिल्कुल बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर मेरी पढ़ाई में दम होगा तो आप अपने आप शेयर करेंगे। ठीक है, बस मैं इतना आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपको पूरे YouTube पर ऐसा कंटेंट बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, इतना डिटेल में, इतना डीप में, इतना अच्छे तरीके से विथ MCQs। ओके, तो आज मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल मैं आपके साथ आगे का टॉपिक यानी ग्रह को लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से मस्त तरीके से करिए। ठीक है, ओके, बाय।